जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों को मैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनका व्याख्या सहित क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं राजनीतिक शास्त्र के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो संवैधानिक इतिहास पर आधारित है। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो मध्य हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में जो हस्ताक्षर पूना समझौता हुआ था का उसका प्रावधान क्या था। पूना समझौता का जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए जाने का, मुस्लिम के लिए पृथक क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र का। तो जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। ध्यान में रखिएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सही क्षेत्र का। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। इनका यदि व्याख्या की बात करें तो कहता है कि पूना एक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य जो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में, याद रखिएगा। और ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड में संशोधित के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित के लिए क्या किया था? समझौते में दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया, और लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीट की संख्या प्रांतीय विधान मंडल में 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 147, और केंद्रीय विधायकों में कुल सीट का 18% कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए, यानी सूरत विभाजन कब हुआ, सांप्रदायिक अधिनियम कब हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ, या पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोग, इसका सही आंसर सूरत विभाजन की यदि बात करें तो सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। 1907 यानी कि 1 का 4 हो गया। 1 का यदि बात करें सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4 यहाँ मिल गया, देख लीजिए। 1 का 4 बी में कितना है? बी नंबर, यानी कि 1 का बी तो डायरेक्ट मिल गया, तो आपको आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, सही आंसर। चलिए इसका यदि हम बात करें कि इसका व्याख्या की तरफ बढ़ें तो देख लेते हैं। इसके व्याख्या की तरफ बढ़ जाते हैं, व्याख्या की तरफ बात करते हैं। कहता है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम 6 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत दलित आदि के लिए अलग अलग चुनावों के क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया? इनका विरोध कर दिया था। महात्मा गांधी जी क्या किए थे? विरोध कर दिए थे। चलिए अगले पढ़ते हैं कि इसका ऑप्शन में जो है कि सैमन कमीशन की यदि बात करें तो सैमन कमीशन के विरोध में बहिष्कार के पूर्व 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि विभिन्न सांप्रदायिक को आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर क्या कहता है? सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। पूर्ण ढंग से क्या कर सकती है? विचार कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू जो है की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की मसौदा को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का नियुक्त किया। और इस समिति कहता है कि इस समिति की यदि बात करें तो क्या कहता है कि इस समिति, ध्यान में, इस समिति की अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, और इस प्रस्तुत को ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गया। कहता कि संबोधित किया। और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 1863। इसका डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। आप लोग ऑप्शन देख लिए और हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम का भी क्या होगा? बर्बादी होगी। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ पढ़ते हैं। आंसर है इसका भारत
परिषद अधिनियम 1861। ध्यान में क्या था, कहते हैं कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल अध्यादेश शक्ति, तो ध्यान में क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1861। ध्यान में रखिएगा 18। इसका व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय परिषद, क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतरकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मुख्य रूप से दो कारणों में विशेष। एक तो इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य के संबंध में अधिकार प्रदान किया, और दूसरा ये कि इसे गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों की विधायी शक्ति प्रदान की गई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमिलित कीजिए। अगस्त घोषणा कब हुआ, अगस्त घोषणा कब हुआ, यानी कि अगस्त घोषणा की यदि बात करें तो उस समय वायसराय कौन था या कौन उसकी अध्यक्षता किया था। तो यदि अगस्त घोषणा की बात करें, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर की बात करें तो 1 यानी कि यदि हम बात करें अगस्त घोषणा की बात करें तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और यदि अगस्त प्रस्ताव की बात करें, अगस्त प्रस्ताव की यदि बात करें तो लॉर्ड लिंथिम्बो, और उसके बाद अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प कौन है, महात्मा गांधी जी, और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की यदि बात करें तो वो मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, चलिए इसका हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कि मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की उद्देश्य भारत में भारतीय शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों की सहयोग के प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिंथिंगो ने एक घोषणा की जिसमें अगस्त प्रस्ताव के नाम से क्या किया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त संकल्प को किससे संबंध है, महात्मा गांधी से। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा 14 अगस्त 1946 कोलकाता में भीषण दंगा शुरू हो गया, और इसी दंगे के क्या कहता है, इसे कोलकाता दंगा या कोलकाता का भीषण हत्याकांड, ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहा जाता है। कितना को, 14 अगस्त 1946 को। ठीक, जो मुस्लिम लीग द्वारा अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, सबको पता होगा, ये क्वेश्चन लगभग सबको आता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 1773 ईस्वी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या में कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी गतिविधियों की ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल चूल परिवर्तन कर अपनी कंपनी की राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर इनके व्यापारिक ढांचे की राजनीतिक कार्यों की संचालन योग्य बनाना भी इनका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1873 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया और 1874 में इसे लागू कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल ने किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि 1786 और 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पीठ ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया के भारत के समाजी नियुक्ति जो है वो कब किया गया, तो इसको किया गया था कितना में, 1877 में। इस 1877 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर 1876 आंसर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता महारानी विक्टोरिया जिनका जन्म जो 24 मई 1819 में हुआ था और उसकी मृत्यु जो है 22 जनवरी 1901 में, और 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई, और 1877 में भारत की, यानी कि इसका 1 जनवरी 1877 बोल सकते हैं, ये 1877 ईस्वी में भारत का समाजी ज्ञान घोषित किया गया। इन्हें अपनी यानी कि और अपने उदार विचार के कारण वो भारतीय जनमानस पर क्या प्रसिद्ध हुई। मात्र 18 की उम्र में, यानी कि 18 साल की उम्र में विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई। भारत का शासन प्रबंध 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लेकर के राज्य सत्ता को सौंप दिया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई वह भारतीय चलिए देख लेते हैं। भारतीय
भारतीय में जनप्रिय हो गए क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किया जाए उनके निजी और उदार विचारों का प्रतिबिंब स्वरूप थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि समग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न में से आश्वासन में ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो पूरा कौन सा किया था? तो पूरा वो किया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखेगा। देसी रजवाड़ों का यथास्थिति क्या करेगा? बनाए रखेगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि रानी विक्टोरिया ने दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिनका अर्थ था कि राजा का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या है? मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि मार्लो मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1909 ईस्वी में। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्लो मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 के मार्लो सुधार के नाम से जाना, क्योंकि इस समय मार्ले जो है ना भारत का सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? इन दोनों के नाम से मार्लो मिंटो सुधार की नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किनके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्लो मिंटो सुधार 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका व्याख्या देख लेते हैं। वही चीज़ है, कहता है कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, लाया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय विधान परिषदों सदस्यों की सीमित अधिकार भी प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की घोषणा की? इंडियन काउंसिल, तो आपको पता ही है कि अभी हम बात किस पे करते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। चलिए इनका भी व्याख्या देख ही लेते हैं। 1909 में भारत शासन अधिनियम भारत के सचिव वायसराय के नाम पे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता। इनका निर्माण जो है उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता, लॉर्ड मिंटो को क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता, क्योंकि इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी में अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना के प्रावधान के विरुद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का सार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्रांतों में दोहरा शासन। क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। इनका व्याख्या है, जो पॉइंट है इनकी विशेषता है। केंद्र में दुसंदानात्मक विधायक की शासन, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। उसके बाद आगे है कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करना। केंद्रीय किसकी बात कर रहे हैं? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का जो सार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के गठित। आप लोग ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है यूपी PCS 1994 में पूछा गया है। ठीक, आप लोग ये क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यूट्यूब पर ये पहली बार है जो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका व्याख्या भी मिल रहा है। आप लोग बोलिएगा तो हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, ताकि हम इसका जो व्याख्या है थोड़ा लंबा हो गया तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही डालेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी
मैं अपने जॉब को लेकर के थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, दिन में तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए रात में ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो शूट करूँ और साथ में अपलोड कर दूँ। ठीक, तो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेट का काम करता है। तो ठीक है, आगे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन सा इनका सदस्य नहीं है? इनका कौन सदस्य नहीं है? तो डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आप लोग देख ही रहे हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या है? लॉर्ड एमरी, लॉर्ड एमरी। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। इनका व्याख्या है कि 1946 की यदि बात करें तो 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड और उसके बाद फिर क्या कहता है कि नौसेना मंत्री थे। कहता है इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे इनका तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावना को तलाशना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के योजना के विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट आंसर है इसका पाकिस्तान की स्वीकृति। अभी कैबिनेट मिशन की यदि बात करें 1946 की, तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य की यदि बात करें तो संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था, मतलब कि विभाजन नहीं हो, इसका एक कैसा उद्देश्य था? गौण उद्देश्य। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके बाद चौथा बात करें तो क्या है? चौथा बात करें तो संविधान सभा के एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे, जिनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य जो है मनोनीत होंगे, जिनमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। 14 कितने थे ये सब तो पता होगा, लेकिन जो राजस्थान की यदि बात करें तो ये 14 सदस्य सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संसदीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन चलाया गया था। शासन किनका चलाया गया था? यानी कि ये कहने का मतलब ये हो गया, भारत का जो संविधान लागू हुआ था, यानी कि उस संविधान लागू जो हुआ था वो उनसे पहले तक कौन सा कानून भारत में चल रहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1935, यानी कि 1935 का जो है भारत सरकार अधिनियम, उन्हीं का क्या कहता कि कानून भारत में लागू था और उसी के माध्यम से भारत का कानून व्यवस्था चल रही थी। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। इनका व्याख्या है कि जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज या औपनिवेशिक राज कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 जब भारत देश आज़ाद हुए थे 15 अगस्त से लेकर के, और 26 जनवरी यानी कि अपना जो संविधान लागू हुए थे क्या कहता है 1950 में, तब तक जो है ना वो क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही भारत का शासन चलता रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसे? ये यूपीपीसीएस में 1994 में पूछा है। तो ये सार्व क्या था 1947 में, तो ये आपको पता होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? लॉर्ड माउंट क्या कहता है कि माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में माउंट योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी रही और व्यवस्थापूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर इन्हें योजना प्रस्तुत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मिलित की कौन सम्मिलित नहीं है? यानी अभी तुरंत पढ़ रहे हैं कि लॉर्ड मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक है। ठीक, उसके बाद कहता है कि भारत सरकार अधिनियम होने से स्वशासन के लिए, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान ये भी सही है। साइमन कमीशन नहीं, ये गलत है। तो ये कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि साइमन कमीशन युक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया। इस कमीशन के 7 सदस्य थे, जो सातों के सदस्य को थे ब्रिटेन के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण थे कि इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए या नहीं, या इस कमीशन के किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाए, जिस कारण से इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ और लाला लाजपत राय जिनका लाठीचार्ज के कारण इसी कमीशन के विरोध में मारा गया था। ठीक,
चलिए आगे बात करें कि निम्नलिखित में जो सूची 1 है और 2 है इसको मिलान करना है आप लोग को। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके बाद फिर क्या कहता है कि मंटो में 1909 जो है वो आपको पता है 1909 क्या है, 1909 क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन है। उसके बाद फिर क्या था, प्रांतीय स्वतंत्रता है, भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वतंत्रता है। इसका आंसर ये भी पूछा, ये IAS का क्वेश्चन है, 1985 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर बी है, आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, बी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है 1919 क्या है, 1919 क्या है, प्रांतों द्वारा द्वैध शासन। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद 1861 में सती प्रथा का अंत है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम, ये हो गया। चलिए आप लोग ये आंसर देख लीजिए, हम इसका व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा इसका ये करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछा गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है, प्रावधान कितना ईस्वी वाला है, कौन सा अधिनियम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तथा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिनमें क्या था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इनमें से एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों के मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया होगा। द्वैध अभी जस्ट पढ़े हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1935। इसका जस्ट 1935 है, व्याख्या सेम ही है, ज़्यादा नहीं देखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, भारत सरकार अधिनियम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1935 का ही। 1935 का जो नियम है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा नियम है। एक तरह से कहिए कि अभी भी जो संविधान में है बहुत सारे कानून जो है भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 का डाला हुआ है। ठीक, चलिए देख लेते हैं, ये भी सेम ही व्याख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता की यदि बात करें तो आपको पता ही कि ये क्या हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या सेम ही है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद की यदि बात करें तो आप लोग को पता है कि सचिव का पद कब आया था। सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारत में जो दो तरह की यदि बात करें तो ब्रिटिश सरकार जो है भारत को में वो दो तरह की चलाया है। एक जो है 1757 और 1764 प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो चला था 1764, इससे लेकर के 1857 तक जो है वो कंपनी चली थी, 1857 तक कंपनी चलाई थी। और फिर 1858 से लेकर के यदि बात करें 1858 से लेकर के जो 1947 तक की बात करें वो डायरेक्ट किसके, क्राउन के हाथ में चले गए थे, किसके, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में गए थे। और 1857 से 1857 तक जो है वो कौन चलाते थे, वो एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, कहता है कि सेकंड लास्ट होगा, किस भारतीय अधिनियम की पहली बार विधायिका ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी थी। क्या कहता है, कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी थी, दी गई थी, तो वो कौन सा था, वो भारत सरकार अधिनियम 1909 जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए भी जाना जाता है। ठीक, चलिए इनका यदि व्याख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनकी यदि व्याख्या की बात करें तो 1909 का एक्ट 1909 एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय नियुक्त किया गया। नियुक्त होने के बाद प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा थे। प्रथम भारतीय कौन थे, लॉर्ड सिन्हा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संसाधित अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें दी गई। अवशिष्ट शक्तियाँ की यदि बात करें तो किसमें दी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। इसका व्याख्या भी देख ही लेते हैं। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी।
ठीक। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, ताकि इस सीरीज को, ये लूसेंट का जो अभी पॉलिटी वाला सीरीज है, ये 20-25 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ जॉब में भी व्यस्तता के कारण जो है ना ये हो नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के मांग पर ये मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।